हेलो बडीज, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंकवार। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो पिछली दो वीडियोस में हमने बात की है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। चैप्टर नंबर आपका 14 था। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 15। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर आपके पास है नीट के लिए। हर चैप्टर से एवरेज आप मान के चलिए कि 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। अगर बात करें तो 12 से लेकर 18 सवाल आपके नीट के एग्जाम में आएंगे बायोलॉजी में। 100 क्वेश्चन में से 100 में से कितने? 12 से 18 सवाल। तो एक बड़ा वेटेज है। आप कह सकते हैं कि 12 से 18% जो सवाल हैं आपके नीट के एग्जाम में वो ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम की यूनिट से आएंगे, जिसमें 6 चैप्टर हैं। तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का तीसरा चैप्टर यहां पर रिवाइज करने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बहुत सारे बॉडी के अंदर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से बनता है। और आप जानते हो उसको बॉडी से बाहर निकालने में लंग्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। CO2 हमारी सेल के अंदर बनता है, सेल से उसे ब्लड में डाला जाता है, ब्लड से उसे पहुंचाया जाता है एल्वेलाई तक, और फिर एक्सपिरेशन के द्वारा वो बॉडी के बाहर आ जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं? प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास 3 है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। दीज आर द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो अमोनिया होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। जो यूरिक एसिड होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक है। यूरिया की टॉक्सिसिटी दोनों के बीच में। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसके रिमूवल में सबसे ज्यादा पानी खर्च होगा। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है, इसके रिमूवल में सबसे कम पानी खर्च होगा। तो अलग अलग तरह के जानवर अलग अलग तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे हमारी बॉडी की जो सेल है बेटा, वो अमोनिया बनाती हैं। अमोनिया को बनाने के बाद लिवर में भेजती हैं, और लिवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और हम यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। जो अमोनिया बाहर निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, और जो यूरिक एसिड बाहर निकालता है उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पे वो कहानी बताई गई है कि अमोनिया बना सेल में, अमोनिया से यूरिया बना लिवर में, और फिर यूरिया को किडनी में भेजा जाएगा, और किडनी में यूरिया से यूरिन बन जाएगी। तो यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है? किडनीज। ठीक, पहले बात करते हैं अमोनोटेलिज्म के बारे में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल ये काम करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल में आपको याद रखना है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक, ऐसे 3 एग्जाम्पल हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से याद करिएगा। अब अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में होता है। कहां से होता है? गिल सरफेस से या बॉडी सरफेस से होता है। और किडनीज अमोनिया के रिमूवल में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। किडनीज डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनिया। अब बात करते हैं यूरियोटेलिज्म के बारे में। यूरिया का जो एक्सक्रीशन उसे यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और जो एनिमल ऐसा करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। जैसे मैमल्स की बात करें, जैसे मरीन फिशेस की बात करें, जैसे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन की बात करें, ये यूरियोटेलिक है। और मैमल में तो हम लोग भी आते हैं, यानी ह्यूमंस भी कैसे हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स। समझे बड़ी? नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन उसे यूरिकोटेलिज्म कहते हैं, और जो एनिमल ये करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। कौन कौन से? रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट जो होते हैं ये यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो यूरिकोटेलिज्म जहां पर होता है, जहां पर यूरिक एसिड का रिमूवल होता है, तो यूरिक एसिड के रिमूवल में सबसे कम पानी खर्च होता है। तो यहां पर जो यूरिन होती है वो पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकलती है। पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में निकलती है, मतलब गोलियों के फॉर्म में होगी या पेस्ट के फॉर्म में होगी। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का जो नेचर है, मतलब अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड, कौन सा
नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा एनिमल एक्सक्रीट करेगा, डिपेंड करता है हैबिटेट या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। मतलब अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो फिर ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अडॉप्ट करेगा, और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर यूरिया या यूरिक एसिड का यूज करेगा। आप अगर याद करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन हैबिटेट एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद आया? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहां पर नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये डिपेंड करता है हैबिटेट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। जैसे मैंने रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको बताए थे चैप्टर नंबर 14 में, यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की शुरुआत पहली बार प्लेटी हेलमिंथ से हुई, जिन्हें आप फ्लैट वर्म कहते हैं। फ्लैट वर्म में प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल पाई जाती, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती हैं। अब फ्लेम सेल सोलिनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया आपको मिलेंगी फ्लैट वर्म यानी प्लेटी हेलमिंथ में, रोटिफर्स में मिलेंगे कुछ एनिलिड में, लेकिन ये जो कुछ एनिलिड है इनमें वो अर्थवर्म नहीं है। और सिफेलोकॉर्डेट, जिसमें एम्फियोक्सस या इसी को ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। तो 4 एग्जाम्पल आपको याद करने जहां पर फ्लेम सेल आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद आते हैं एनलेट्स में नेफ्रीडिया पाए जाएंगे, जैसे अर्थवर्म की बात करें। अगर आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इंसेक्ट में जैसे कॉकरोच में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल होती हैं, और कॉकरोच में तो आपने पढ़ा मेल्पिजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 होती हैं। अरेक्निडा में कॉक्सियल ग्लैंड होते हैं, अरेक्निडा में स्पाइडर आता है वहां पर कॉक्सियल ग्लैंड होती है। और क्रस्टेशिया जैसे प्रॉन की बात करें, झींगा मछली, वहां पर ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इतना क्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में पेयर्ड किडनीज पाई जाती है। वर्टिब्रेट में कौन कौन आएगा? फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सब में पेयर्ड किडनीज पाई जाएंगी। और ये जो किडनीज होंगी बेटा, ये एक्सक्रीशन का काम करेंगी वर्टिब्रेट्स में। लेकिन हम तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बोलो स्वाहा। अच्छा, पिछले 2 चैप्टर में हम लोगों ने बात की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके 2 पार्ट थे, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। फिर हमने पिछले चैप्टर में बात किया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके 3 पार्ट थे, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट हैं भाई साहब, मतलब 2, 3, 4। 4 पार्ट कौन से हैं? एक पेयर किडनीज हैं, एक पेयर यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किडनीज 1 पेयर, यूरेटर 1 पेयर, यूरिनरी ब्लैडर 1 एंड यूरेथ्रा 1। ये चारों हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। किडनीज का काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिया का फॉर्मेशन कौन करेगा? लिवर। उस यूरिया को यूरिन में कौन बदलेगा? किडनीज। तो किडनीज का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरेटर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में लाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ यूरिन। ये भंडार है सुसु का, इसमें सुसु भरेगी और यहां पर भरने के बाद उसको खाली करना होगा। तो जो यूरेथ्रा है इसका काम है रिलीज ऑफ यूरिन। इसके द्वारा यूरिन बॉडी के बाहर आ जाएगी और हम काफी रिलैक्स करते हैं। ठीक है। किडनी की लोकेशन की बात करें तो किडनी जो लोकेटेड होती हैं ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, डोर्सल इनर वॉल की तरफ पाई जाती हैं। और इनकी जो लोकेशन है ये T12 से L3 के बीच में, यानी लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में। ट्रेकिया याद है कहां डिवाइड करता था? ट्रेकिया डिवाइड करता था T5 यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे, और ये T12 से L3 के बीच में किडनी की लोकेशन। क्लियर इतना? ठीक है। अब किडनी की बात करें, वही जो बात मैंने अभी बताई दोनों लिख दिया यहां पर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में थिकनेस आपको याद करनी है। किडनी की जो मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जो विथ यानी चौड़ाई होती है वो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ और किसकी है? फैलोपियन ट्यूब की लेंथ भी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट इसका होता है 120 से 170 ग्राम, है ना। बाकी सारा जो डेटा वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब किलोग्राम मत कर लेना बस। अच्छा, अब कवरिंग की बात करते हैं तो किडनी की कवरिंग को कहते हैं रीनल कैप्सूल। और किडनी का शेप कैसा दिखाई दे रहा है? बीन शेप। बीन शेप की गार्ड सेल भी होती हैं, लेकिन जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में डंबल शेप की गार्ड सेल पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर बात करें हम लोग लंग्स की कवरिंग के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो लंग्स की कवरिंग होती है बेटा, है ना, उसे आप प्लूरा के नाम से जानते हैं।
हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं, और जो किडनी की कवरिंग उसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, रीनल कैप्सूल। अच्छा, किडनी को अगर आप देखें तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, और इनर सरफेस जो है वो कॉनकेव आपको दिखाई दे रहा है ना, इनर कॉनकेव सरफेस है। जो कॉनकेव सरफेस, यहाँ पर एक नॉच होती है जिसे हाइलम कहते हैं, और हाइलम के बाद एक फनल शेप स्पेस होता है जिसे रीनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। जो रीनल पेल्विस होता है, यहीं से जो यूरेटर है ये एराइज कर रहा है ना, यहीं से यूरेटर एराइज कर रहा है, और ब्लड वेसल नर्व इसी जगह से हाइलम से एंटर करती है किडनी के अंदर। अच्छा, अब किडनी के अंदर की जो जगह है, रीनल पेल्विस के बाद की जो जगह, उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आउटर हिस्सा जो होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, रीनल पेल्विस जो है बेटा, यहां पर उभार पाए जाते हैं जो व्हाइट व्हाइट से आपको दिखाई दे रहे हैं, इन उभार को कैलिक्स कहते हैं। एक को कैलिक्स कहेंगे, प्लूरल फॉर्म में इनको कैलिसस कहेंगे। जो मेडुला है वो पिरामिड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पिरामिड आपको दिखाई दे रही है ना, पर्पल कलर के, जैसे मेरी टी शर्ट है ना वैसे ही यहाँ पर ये है। तो मेडुलरी पिरामिड जो है आप देख रहे हैं कैलिक्स के ऊपर ही लगे हुए हैं, और दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली कॉर्टेक्स का हिस्सा है जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एंटर कर गया है। यानी जो कॉर्टेक्स होता है वो मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर जाता है, और ये जो एक्सटेंशन है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है, इसे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिटनी स्पेयर नहीं है, ये कौन है, कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला। दो मेडुलरी पिरामिड के बीच जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन है उसी को हम कॉलम ऑफ बर्टिनी या रीनल कॉलम के नाम से जानते हैं। अब किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। हमारी एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी मेरे पास 20 लाख टोटल नेफ्रॉन है, मतलब 2 मिलियन, क्योंकि दो किडनी है। तो ये भी ध्यान रखना एग्जाम में कि भैया अगर एक किडनी पूछ रहा तो 1 मिलियन करना, लेकिन एक इंसान पूछ रहा है कि भैया कलुआ के पास कितने नेफ्रॉन है, तो 2 मिलियन करना, क्योंकि कलुआ के पास 2 किडनी है। लेकिन सर किसी किसी के पास तो एक ही किडनी होती। भैया जो हम पढ़ाई करते हैं ना वो नॉर्मल इंसान के बारे में पढ़ते हैं, हम उस इंसान के बारे में नहीं पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई कमी है या कोई बीमारी है। हम जो पढ़ते हैं नॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो चलिए अब नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक को ग्लोमेरुलस कहते हैं और दूसरे को रीनल ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब जो ग्लोमेरुलस है, दिस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरी का गुच्छा है जिसका फॉर्मेशन करता है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो एफरेंट आर्टेरियोल है रीनल आर्टरी की एक पतली सी ब्रांच है। ठीक है। अच्छा, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड होता है, आप देखो ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एफरेंट आर्टेरियल ब्लड लेके आता है यहां पर, और इफरेंट आर्टेरियल ब्लड को अवे ले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रीनल ट्यूब्यूल की बात करते हैं। रीनल ट्यूब्यूल के बेटा 4 पार्ट होते हैं, बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप एंड डीसीटी। और हेनलेज लूप में फिर से 2 पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं यहां पर हम लोग, है ना। जो बॉमेन कैप्सूल है, दिस इज डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद पीसीटी रीजन है, उसके बाद आप देख सकते हैं हेलेज लूप में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ओपन इनटू द डीसीटी। ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना है रेनल ट्यूब्यूल है। अब यहां पर आप देखो तो जो ये जो स्ट्रक्चर है, अब देखो यहां पर बॉमेन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस रखा गया है, तो ग्लोमेरुलस हो गया और उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल हो गया, दोनों को मिला के ये जो स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिखाया गया। ये रीनल ट्यूब्यूल है, इसमें आपको ग्लोमेरुलस नहीं दिखाई दे रहा, ग्लोमेरुलस भी जोड़ दो तो नेफ्रॉन बन गया, है ना। अच्छा, अब ये बॉमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, तो बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को एक साथ मिला के मेल्पीजियन बॉडी या रीनल काप्सिकल बोलते हैं, या इसे मेल्पीजियन काप्सिकल भी बोलते हैं। अच्छा, ध्यान ये दीजिएगा कि मेल्पीजियन ट्यूब्यूल काकरोच में होते हैं, मेल्पीजियन बॉडी या मेल्पीजियन काप्सिकल ह्यूमन किडनी में पाए जाते हैं। दोनों अलग हैं, लेकिन मेल्पीजियन ट्यूब्यूल हो चाहे मेल्पीजियन बॉडी हो, दोनों का रोल एक्सक्रीशन में है, दोनों का रोल एक्सक्रीशन में है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के जानवरों में पाए जाते हैं। काकरोच नाम के जानवर में मेल्पीजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और इंसान नाम का जो जानवर होता है इसके अंदर मेल्पीजियन बॉडी पाई जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो हेनलेज लूप है ये मेडुला के अंदर डिप्ड है, बाकी जितना भी पार्ट है वो
ग्लोमेरुलस, बॉमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सारे कहां पर हैं? कॉर्टेक्स रीजन में। मेडुला जो है ये बेटा डिप है कहां पर? सॉरी, हेनलेज लूप कहां पर डिप है? मेडुला के अंदर। अच्छा, अब मेडुला के अंदर, अच्छा अब यहां पर एक चीज और ध्यान दो कि जो डीसीटी रीजन है, कई सारे नेफ्रॉन के जो डीसीटी होते हैं बेटा वो एक डक्ट में ओपन करते हैं जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट में पहली बार हम यूरिन टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हेनलेज लूप है इसकी लेंथ कहीं पर ज्यादा भी हो सकता है और कहीं पर कम भी हो सकती है। यानी नेफ्रॉन हेनलेज लूप की लेंथ के आधार पर दो तरह के हैं। ज्यादातर नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले की लेंथ काफी कम होती है, शॉर्ट होता है, इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग है और उन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से हम लोग जानते हैं ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखो, हेनलेज लूप इज टू शॉर्ट एंड जक्स्टा मेडुलरी में हेनलेज लूप इज लॉन्ग। अच्छा, फिर क्या होता है? जो इफरेंट आर्टेरियोल है ना, ये ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद आप देखो एक नेटवर्क बना रही, जाल बना रही, किसके चारों तरफ? रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मास्टर जिनको खुद ही नहीं पता होता कि क्या पढ़ा रहे हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या, वासा रेक्टा क्या, रीनल ट्यूब्यूल क्या, नेफ्रॉन क्या है, पूछ लो तो सुसु निकल आए उनकी। तो यहां पर आपको इफरेंट आर्टेरियोल जो दिखाई दे रही है, ये रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है एंड दिस नेटवर्क इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो हेनलेज लूप के अराउंड है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा यू शेप का होता है और हेनलेज लूप जो है ये हेयर पिन शेप, मतलब चिमटी के आकार की होती है। और किडनी का शेप कैसा बताया गया? किडनी बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हाँ, लेकिन ये बात है क्लियर कि जो वासा रेक्टा है दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ना। तो अच्छा, वासा रेक्टा जो है, अब आप खुद ही सोचो जरा कि अगर हेनलेज लूप ज्यादा लंबी होगी तो वासा रेक्टा काफी डेवलप हो जाएगा, है ना? हेनलेज लूप जितनी लंबी होगी वासा रेक्टा भी उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो वही चीज यहां लिखी है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वहां पर जो वासा रेक्टा है रिड्यूस्ड होगी या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा है ये वेल डेवलप होती, बहुत ज्यादा विकसित होती है। क्या इतनी चीज क्लियर है? ये भी नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेफ्रॉन के काम की बात करें, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और किडनी का काम क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। और उसकी यूनिट अगर नेफ्रॉन है, फंक्शनल यूनिट, तो एक्चुअली नेफ्रॉन यूरिन को बनाएगा। यानी हमारे 20 लाख नेफ्रॉन दोनों किडनी के मिलके एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यही हम पढ़ने रहे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भैया यूरिन कौन बनाता है, तो दो जवाब हो सकते हैं, किडनी बनाती, किडनी नहीं आंसर है तो फिर नेफ्रॉन कर लो आप। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। तो फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है। 1100 से 1200 ml ब्लड किडनीज फिल्टर करती हैं 1 मिनट में, पर मिनट। और ये कार्डियक आउटपुट का 1/5 या 20%। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट जो होता है वो आपने देखा था कि 5000 ml होता है। तो 5000 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया अरोटा में, अरोटा से पूरी बॉडी में गया, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, है ना, पैर को, हाथ की मसल को, सब जगह गया। उसका 20% यानी 1/5 लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड 5000 ml का दोनों किडनीज के पास गया, और दोनों किडनीज ने इस ब्लड को छान दिया। छानने के लिए यहां पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पढ़ी थी, यहां पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर थी, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में भी 3 लेयर है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर कौन सी है? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी, जिसे आप एंडोथेलियम कहते हैं। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल।
तो बॉमेन कैप्सूल के एपिथेलियम और कैपिलरी के एंडोथेलियम के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इन्हीं तीनों को मिलाकर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, बॉमेन कैप्सूल की जो सेल है उन्हें पोडोसाइट कहा जाता है और पोडोसाइट का जो अरेंजमेंट है वो इंट्रिकेट मैनर में, मतलब सेल का अरेंजमेंट इस तरीके से कि उनके बीच में जगह खाली है, इसे इंट्रिकेट अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो जगह है उसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर के नाम से जानते हैं। अब जो एफरेंट आर्टरी, यहां से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में और ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के द्वारा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर के द्वारा जो ब्लड है फिल्टर होके यहां से इन तीनों मेम्ब्रेन से फिल्टर होके पहुंचता है बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये होता क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? दिस इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। प्लाज्मा मैंने आपको पढ़ा है पिछले लेक्चर में, नहीं आपको पता है तो प्लेलिस्ट आप देखिएगा नीट एक्सप्रेस सीरीज के नाम से, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और इसमें मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पूरा जो आपका एनसीईआरटी का जो पूरा नीट का सिलेबस है पूरा आपको कवर करा दूं मैं। तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब यहां पर नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा का मतलब ही हो गया कि फॉर्म्ड एलिमेंट यहां पर नहीं है। तो प्लाज्मा में से प्रोटीन को हटा दो, बाकी सारी चीजें छन के इस कैविटी में आ गई, जिससे हम कहते हैं कैविटी ऑफ बॉमेन कैप्सूल। और इसके बाद अगला हिस्सा है पीसीटी, यहां से पास होगा। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब फिल्ट्रेशन 1100 से 1200 ml ब्लड दोनों किडनी के 20 लाख नेफ्रॉन ने छाना और छानने के बाद 125 ml फिल्ट्रेट 1 मिनट में बनाया। कितना ब्लड आया था यहां पर? 1100 से 1200 ml ब्लड, उसको छान के 125 ml फिल्ट्रेट 20 लाख नेफ्रॉन ने बनाया है दोनों किडनी के। इस 125 ml पर मिनट जो फिल्ट्रेट बन रहा है इसे कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये तो पर मिनट आया। अगर पूरे 24 घंटे की बात करें तो 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बनता है। 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बनता है। अच्छा, जीएफआर को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म भी है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, यही गलती हो जाती है। सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी कि भैया बना कैसे। तो इसका फॉर्मेशन होता है जहां पर डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वहां की कुछ सेल मॉडिफाई हो जाती हैं और इन सेल को जेजी सेल कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। और इनसे रेनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है और ये जो रेनिन है ये जीएफआर को बढ़ाता है। कैसे हो, अभी हम आगे रेगुलेशन में इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप जरा सोचो, 24 घंटे में 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, लेकिन 180 लीटर फिल्ट्रेट क्या यूरिन में बदलेगा? ना। अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट यूरिन में, पूरा 180 लीटर यूरिन बन जाता ना, तो घर नहीं बनाते हम, सीधे वॉशरूम ही बनाते, खाली टॉयलेट बनाते और जिंदगी वहीं बीत जाती। अगर 180 लीटर का 1% आप निकालो, 1%, तो 1% होगा 1.8 लीटर और यूरिन बनती है 1 से 1.5 लीटर। मतलब जो फिल्ट्रेट बन रहा है 24 घंटे में उसका 1% से भी कम यूरिन में बदल रहा है। तो भैया 99% फिल्ट्रेट कहां गया? रीअब्सॉर्ब हो गया, यानी वापस ब्लड में चला गया। ब्लड से ही तो बना था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वहीं पर वापस चला गया। बात समझ में आई कुछ? तो इसीलिए रीअब्सॉर्प्शन अगला टॉपिक है, क्योंकि 99% से ज्यादा फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब रीअब्सॉर्प्शन या तो एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम आयन हो गया, उनका एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, जैसे वाटर की बात करें तो इनका पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। ये भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, अगर गलती से कोई चीज रीअब्सॉर्ब हो गई तो उसे हम वापस फिल्ट्रेट में डाल देंगे ताकि वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर चला जाए। इसे हम सिक्रीशन कहेंगे। सिक्रीशन किसका करते हैं? मेनली 3 चीजों का, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन या अमोनिया का सिक्रीशन कर दिया जाता है। रीअब्सॉर्प्शन उन चीजों का करते हैं जो बेनिफिशियल होती, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, और सिक्रीशन उन चीजों का करता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको हम सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो रीअब्सॉर्प्शन में देखो वही मैंने जो भी बोला था, सोडियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का और वाटर का पैसिव होता है। वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के लिए ऑस्मोसिस टर्म भी यूज करते हैं।
ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में हुआ करता था पहले, लेकिन चैप्टर डिलीट हो गया, नहीं ऑस्मोसिस अब बायोलॉजी के सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। कौन सा ट्यूब्यूल? रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में तो आप जानते हो बॉमेन कैप्सूल आता है, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, हेनलेज लूप आता है ना। तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में बॉमेन कैप्सूल का काम नहीं पढ़ना, बाकी सबके काम पढ़ने हैं। तो पहला पार्ट हो गया पीसीटी रीजन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में, और यहां से आगे पढ़ेगा। जब ये पीसीटी में जाएगा तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगा 100% न्यूट्रिएंट का, 70 से 80% वाटर का, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का सिक्रीशन हो जाएगा। देखो एरो अगर अवे लगा है तो रीअब्जॉर्प्शन को बताएगा, टुवर्ड्स लगा है तो ये सिक्रीशन को बताएगा। ये भी ज्ञान है बड़ा, ले लो बाबा जी से, है ना। अच्छा, अगर हम हेनलेज लूप की बात करें, अच्छा एक चीज तो ये तो क्लियर है कि पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और मिनिमम कहां हो रहा है? मिनिमम डीसीटी में नहीं चाचा, मिनिमम हो रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वाटर के लिए तो परमेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट लिम्ब परमेबल, ये भी खूब पूछा गया है। असेंडिंग लिम्ब की कहानी उल्टी है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रिअब्सॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा तो फिल्ट्रेट गाढ़ा होता जाएगा, और जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट निकलते जाएंगे, पानी निकलेगा नहीं तो ये डाइल्यूट होता चला जाएगा। बात समझ में आई? फिर आते हैं डीसीटी रीजन में। डीसीटी रीजन में कंडीशनल रिअब्सॉर्प्शन होता है दो चीजों का, सोडियम और वाटर का। कंडीशनल मतलब यहाँ कंडीशन चाहिए, हार्मोनल कंडीशन। सोडियम को रिअब्सॉर्ब कराना तो भैया एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन चाहिए जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और अगर यहाँ वाटर को रिअब्सॉर्ब कराना तो एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी एडीएच यानी वैसोप्रेसिन चाहिए, जो कि निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस से। अभी रेगुलेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देखो तो हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, पोटेशियम आयन, इनका सिक्रीशन भी किया जाता है। यहां तक तो नेफ्रॉन कंप्लीट हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट आपको दिखाया गया बेटा। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से लेकर मिडुला तक फैला हुआ है, और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट में अगर हम बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट में आप देखो हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का सिक्रीशन हो रहा है, और यहां से यूरिया का रिअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यूरिया रिअब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ वाटर का भी रिअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैंने कहा ना एरो अवे लगा है तो रिअब्जॉर्प्शन को बताएगा, और अगर टुवर्ड्स लगा है तो ये सिक्रीशन के बारे में जानकारी देगा। ओके, तो ये जो आपको डायग्राम यहां पर दिखाया गया, ये एनसीईआरटी ने आपको बना के भी दिया और लिख के भी दिया है, तो यहां से इसको याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ, समझ में ज्यादा आती नहीं है तो बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। एनसीईआरटी ने जो लिख के दिया है वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से सीखने वाले हैं। पहले तो ये समझते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पज क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का पर्पज है फिल्ट्रेट को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि फिल्ट्रेट जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा यूरिन में वाटर का लॉस उतना ही कम होगा, और हम टेरेस्ट्रियल एनिमल, हमें पानी को बचाना है, इसलिए यूरिन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये यूरिन या फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने की मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, करंट का मतलब होता है बहाव, फ्लो। तो चलो देखते हैं जरा। यहां पर आप देखो तो मैंने एक येलो कलर से आपको हेनलेज लूप बना के दिखाई है। हेनलेज लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, बह रहा है, फिल्ट्रेट बह रहा मतलब करंट। असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अपोजिट मतलब काउंटर, और फ्लो हो रहा मतलब करंट। दिस इज काउंटर करंट। खत्म? नहीं नहीं, अभी ये थोड़ा थोड़ा सा सब्र करते हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने दिखाई रेड कलर से, ये है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे की तरफ ब्लड बह रहा है, और इधर असेंडिंग लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्लड बह रहा मतलब करंट, और अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है ब्लड, इसलिए काउंटर करंट। यानी दो काउंटर करंट है हमारे पास, एक काउंटर करंट हेनलेज लूप में और दूसरी वासा रेक्टा में, ठीक है। तो जो हेनलेज लूप में काउंटर करंट है बेटा, हेनलेज लूप में जो काउंटर करंट है वो किसके लिए है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के लिए। और वासा रेक्टा में जो काउंटर करंट है वो किसके लिए? ब्लड के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये काउंटर करंट तो समझ पाए। अभी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई मैंने, ये तो मैं केवल काउंटर करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी जो काउंटर करंट है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में,
और साथ ही दोनों काफी नजदीक हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, दोनों काफी नजदीक हैं, और जब दोनों नजदीक होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। So close proximity between Henle's loop and Vassar recta and counter current in between, उनके बीच जो काउंटर करंट और जो प्रॉक्सिमिटी, इसकी वजह से जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, आप देखो तो कॉर्टेक्स, ये जो लाइन खींची है यहीं से मेडुला स्टार्ट होता है, इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, इसको आप आउटर मेडुला कह सकते हैं यहां पर, है ना, ये आउटर मेडुला हो गया और ये इनर मेडुला हो गया। तो अब यहां पर जो ऑस्मोलैरिटी है आउटर मेडुला में वो 300 और इनर मेडुला में 1200 है, यानी 4 गुने की ऑस्मोलैरिटी, 300 1200, है ना। ये जो ग्रेडियंट है ऑस्मोलैरिटी का, ये ग्रेडियंट है ड्यू टू द काउंटर करंट एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासर रेक्टा। कैसे, देखो, जो असेंडिंग लिम्ब हेनलेज लूप की है बेटा, दिस इज परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट निकले, जैसा अभी मैंने दिखाया था, यहां से NaCl निकला, और NaCl यहां से निकल के देखो कहां जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से NaCl निकला और कहां गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासर रेक्टा में, और ये ऐसे ब्लड बह रहा है, ब्लड बहता हुआ गया और यहां से NaCl वापस आ गया इस जगह पर, जिसे हम लोग कहते हैं किडनी या मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये मेडुला में जो स्पेस में फ्लूइड भरा है उसे हम कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसी फ्लूइड में NaCl पहुंच गया। अच्छा, एक नियम होता है कि किसी भी फ्लूइड में अगर इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे NaCl हो गया, यूरिया हो गया, जो चीजें पानी में घुल जाती हैं, अगर उनकी मात्रा ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जैसे मान लो पानी है, एक गिलास में पानी लिया और एक गिलास में शरबत लिया, तो शरबत का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा पानी की तुलना में। पानी का वाटर पोटेंशियल दुनिया में सबसे ज्यादा होता है किसी भी दूसरे सोल्यूशन की तुलना में। बाकी जितना भी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक है ना, ये इन सब का जो वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, ठीक है। अभी वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था ये एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में दिया था, अभी डिलीट कर दिया है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो आप सोचो कि यहां पर जितना ज्यादा NaCl आएगा वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, तो ये वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया। किसकी तुलना में, कलेक्टिंग डक्ट में, जो यहां पर यूरिन टर्म हम पहली बार यूज करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, तो यूरिन का वाटर पोटेंशियल, क्योंकि कम या ज्यादा हमेशा रिलेटिव वर्ड होते हैं, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहां पर अभी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से कम की तरफ होगा। तो आप जरा देखो ध्यान से, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कम है, तो पानी का फ्लो हाई से लो की तरफ होगा। ये देखो, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे इससे वाटर निकलता चला जाएगा। और आप सोचो अगर कि वाटर यहां से निकलेगा, कहां से, इस यूरिन से अगर वाटर निकलता जाएगा, रीअब्सॉर्ब करवा लेंगे हम उसको, एरो अवे लगाएंगे तो रीअब्सॉर्प्शन, तो अगर वाटर को रीअब्सॉर्ब करा लेंगे तो क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी ना। और यूरिन का कंसंट्रेशन जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में, बॉमेन कैप्सूल की कैविटी में जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था उसकी तुलना में जो यूरिन हम रिलीज करते हैं, पास करते हैं, वो 4 गुना कंसंट्रेट होती है, 4 टाइम्स। और यहां भी आप देख सकते हो जो ऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट हो भी 4 टाइम्स का, यहाँ 300, यहाँ 1200। ऑस्मोलैरिटी की जो यूनिट है वो मिली ऑस्मोल पर लीटर में होती है। तो जितनी काम की बातें थी काउंटर करंट में सारी मैंने आपको समझा दी हैं। वैसे तो टॉपिक ही करीब 1 घंटे का होता है, काउंटर करंट ही, इतना टाइम अभी तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशनल सीरीज के वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं रेगुलेशन। अच्छा, रेगुलेशन जब हमने वो पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां पर रेगुलेशन था न्यूरल एंड केमिकल, न्यूरल एंड केमिकल, हार्मोनल नहीं था। कार्डियक एक्टिविटी का जब रेगुलेशन पढ़ा था तो वहां था न्यूरल एंड हार्मोनल। और जब पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन, तो यहां पर हार्मोनल रेगुलेशन, जिसे कहते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, यानी यहां न्यूरल रेगुलेशन नहीं है। 3 तरह से रेगुलेशन होता है, बाय हाइपोथैलेमस, बाय
जेजीए एंड बाई हार्ट, तीन तरह का रेगुलेशन यहाँ पर। तो पहला बाई हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस में, जो कि ब्रेन का हिस्सा है, इसमें ऑस्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो कि सेंसिटिव है चेंज इन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर सिग्नल सेंड करेंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस एडीएच नाम का हार्मोन रिलीज कराएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस से, जिसे पार्स नर्वोसा के नाम से भी जानते हैं। अब एडीएच जो हार्मोन है ये क्या कराएगा, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, और वाटर अगर रीअब्जॉर्ब होगा तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद कहां जाएगा, ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ते ही फीडबैक कंप्लीट होगा और हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा और वो सिग्नल देना बंद कर देगा हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को रिलीज कराना बंद कर देगा। दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। साथ ही साथ एडीएच कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। दूसरी मैकेनिज्म बाई जेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। जेजी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, अभी बताया था डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल के कांटेक्ट के द्वारा बनता है। अब अगर जीएफआर कम हुआ या ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है, तो इसकी वजह से जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और रेनिन नाम के हार्मोन को रिलीज कर देंगे ब्लड में। और ब्लड के अंदर ही एंजियोटेंसिनोजन नाम की एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। जीएफआर बढ़ जाएगा तो फीडबैक कंप्लीट हो जाएगी, रेन निकलना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड पर एक्ट करेगा और वहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, और एल्डोस्टेरोन तो आप जानते हैं रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम का, थोड़ी मात्रा में वाटर का भी, और सोडियम और वाटर अगर रिब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों ही तरीकों से, एल्डोस्टेरोन के द्वारा भी और एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली भी जीएफआर को बढ़ाने का काम करता है। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, राम के नाम से जानते हैं। तीसरा है बाय हार्ट। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो हार्ट के एट्रिया से एक हार्मोन निकलता है जिसे एएनएफ कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये हार्मोन वैसो डायलेशन करता है, यानी ब्लड वेसल को फैलाता है जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हुआ, फीडबैक कंप्लीट हो गया, एएनएफ हार्मोन का सिक्रीशन या रिलीज बंद करा दिया जाएगा। तो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं एएनएफ मैकेनिज्म। ANF mechanism act as a check on renin angiotensin mechanism, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का काम है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना और ANF मैकेनिज्म का काम है ब्लड प्रेशर को घटाना। तो ANF अगेंस्ट काम करता है किसके, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के। अगला टॉपिक मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है, सुसु निकालना, मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स नेम्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। कैसे शुरू होता है, सबसे पहले जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करता है, जब वो भर जाता है, फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरिन, तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो उनमें स्ट्रेचिंग खिंचाव होता है। खिंचाव होने से स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं सीएनएस को और सीएनएस मोटर मैसेज भेजता है यूरिनरी ब्लैडर को, जिससे यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उसी समय यूरिथ्रल स्फिंक्टर में रिलैक्सेशन होगा। तो दो काम एक साथ होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर, और इससे यूरिन यूरिथ्रा से बाहर आ जाएगी और सुकून मिल जाएगा। ठीक है, अब यूरिन का जो वॉल्यूम है बेटा वो 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है, मैंने बताया। यूरिया 1 से 1.5 लीटर यूरिन के द्वारा 25 से 30 ग्राम यूरिया को एक दिन में हम बाहर निकालते हैं। कलर लाइट येलो होता है और पीएच जो होता है इसका 6 यानी स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है और हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे पीएच उतना कम हो जाएगा। साथ ही यूरिन एनालिसिस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब यूरिन का एनालिसिस करके हम बीमारियों का पता लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मली किसी पर्सन की यूरिन में नॉर्मल कंडीशन में अगर वो बीमार नहीं है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, है ना, कीटोन बॉडीज नहीं होंगी। अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज मौजूद है तो कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, और अगर यूरिन का टेस्ट करने पर उसमें कीटोन बॉडीज मिली तो उसे कीटोन्यूरिया कहेंगे।
ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलिटस। दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मिलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मिलिटस का कारण होता है इंसुलिन की डिफिशियंसी और डायबिटीज इंसिपिडस का कारण होता है एडीएच डिफिशियंसी। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया बाबा जी का फंडा स्किल्स। ये स्किल में सारे एनसीईआरटी जितने भी सब आ जाएंगे। देखो, एस फॉर द स्किन, के फॉर द किडनीज, अरे भाई साहब चल जाओ, के फॉर द किडनीज, आई फॉर द इंटेस्टाइन, एल फॉर द लंग्स, एल फॉर द लिवर एंड एस फॉर द सलाइवरी ग्लैंड। तो स्किल्स कोड में सारे आ गए। अब अगर हम किडनीज की बात करें तो किडनी तो आप जानते हैं यूरिया का रिमूवल करती है 25 से 30 ग्राम पर डे। इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर जाते हैं जिसे आप फेसिस के नाम से जानते हैं। लंग से CO2 का रिमूवल हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ डेटा भी याद करना 200 ml पर मिनट, और वाटर का भी रिमूवल होता है। ये डेटा एनसीईआरटी में नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। लिवर, स्किन अभी डिटेल में बता देंगे। सलाइवरी ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। अब दो टॉपिक यहाँ डिटेल में, स्किन एंड लिवर। स्किन की बात करें, स्किन में दो तरह की ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, इसे पसीना कहते हैं, और पसीना निकालने का मेन फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट, बॉडी ठंडी रहे। जितना ज्यादा गर्मी आपको लगेगी उतना ज्यादा पसीना निकलेगा ताकि बॉडी आपकी कूल रहे। लेकिन जो पसीना निकलता, पसीने में NaCl होता है, यूरिया होता है और लैक्टिक एसिड होता है, तो पसीने के साथ ये जो प्रोडक्ट है ये भी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। दूसरी ग्लैंड है सीबेसियस ग्लैंड, जिससे सीबम या ऑयल निकलता है, और इनका प्राइमरी फंक्शन है हमारी स्किन के ऊपर एक ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन करना, जो कि वाटर प्रूफ होता है। लेकिन जब सीबम निकलता है, सीबम के साथ वैक्स, हाइड्रोकार्बन और स्ट्रॉल भी बॉडी के बाहर निकलते हैं और इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। बात समझ में आई? तो सीबम के साथ इनका एक्सक्रीशन होता है और स्वेट के साथ इनका एक्सक्रीशन होता है। लिवर की बात करें, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी की, जो बाइल का फॉर्मेशन करती है। क्या क्या एक्सक्रीट करती है? बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन, इनको बाइल पिगमेंट कहते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग, इन सभी का एक्सक्रीशन लिवर के द्वारा होता है। और लिवर के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है बेटा, वो डाइजेस्टिव वेस्ट के द्वारा ही बॉडी के बाहर जाएंगे, नहीं फिसिस के द्वारा, यानी गोल्ड के साथ। सोना जो सुबह सुबह आप निकालते हैं, सोने के साथ ये सब चीजें भी बाहर जाएंगे। और जो बाइल पिगमेंट है ये येलो कलर के होते हैं और यही सोने को पीला पीला कलर देते हैं। तो जो पीलापन होता है ना, कोई भी कलर खाओ, चावल खाओ, निकलता पीला सोना है, क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट मिल जाते हैं, तो यही कलर देते हैं। लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स। 3 डिसऑर्डर सिलेबस में। पहला किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होगा? किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई। किडनी खराब हो गई इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वो पर्सन अब यूरिन नहीं बना पाएगा। यूरिन बनाने के लिए क्या करता था किडनी? यूरिया लेता था ब्लड से और उसे यूरिन में कन्वर्ट करता था। किडनी खराब हो गई दोनों, एक किडनी खराब होगी तब तो काम चल जाएगा, लेकिन दोनों किडनी गई। अब जो लिवर है वो तो यूरिया बना ही रहा है, ब्लड में भेज रहा है, लेकिन किडनी उस यूरिया को ब्लड से छान नहीं पा रही क्योंकि किडनी खराब हो गई। तो अब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगी। द कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया। तो यूरीमिया इज एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अब इसका इलाज दो तरीके से करेंगे, तो डायलिसिस करेंगे जिसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। डायलिसिस करने के लिए मशीन का यूज करते हैं जिसे डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। इसके अंदर एक क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है जिसमें पोर होते हैं, और इसमें एक मशीन के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरते हैं जो कि होता है प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। इधर जो पेशेंट है जिसकी किडनी खराब हो गई है, उसकी आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं, और ब्लड को निकाले उसमें हिपैरिन मिलाते हैं। हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है जो खून को जमने नहीं देगा, वरना पर्सन की बॉडी से ब्लड बाहर आते ही 2 से 8 मिनट में क्लॉट कर जाएगा। इस मशीन में काफी टाइम लगेगा, इसलिए हिपैरिन डालते हैं। अच्छा, ब्लड यहां से जब इस ट्यूब से पास करते हैं, सेलोफेन ट्यूब से, तो इस ब्लड के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में यूरिया है, और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके अंदर यूरिया बिल्कुल नहीं है। तो एक ग्रेडियंट बन गया इस ब्लड और इस डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच में, और इस ग्रेडियंट की वजह से जैसे जैसे ब्लड यहां से पास होगा, यूरिया अपने आप ग्रेडियंट के द्वारा हाई से लो की तरफ मूव करता चला जाएगा, और जैसे जैसे यूरिया ब्लड से निकलता जाएगा ब्लड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर्ड ब्लड में पहले एंटी हिपैरिन मिलाएंगे, और एंटी हिपैरिन मिलाने के बाद वेन के द्वारा बॉडी के अंदर वापस कर देंगे। दिस हेमोडायलिसिस इज बून फॉर द thousands of uremic patient all over the world। ये वरदान की तरह दुनिया के लाखों पेशेंट की तरह। दूसरा तरीका है किडनी ट्रांसप्लांटेशन का। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक तो पहले डोनर चाहिए।
डोनर के बाद ब्लड ग्रुप मैचिंग, टिश्यू मैचिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद भी रिजेक्शन का चांस, और एक सवाल खूब पूछा जाता है, रिजेक्शन कौन करता है? सीएमआई। कल भी हमने बात की थी पिछली वीडियो में। सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? टी लिम्फोसाइट। और पर्सन को रिजेक्शन से बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पूरी जिंदगी भर लेने पड़ सकते हैं। और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी आप जानते हैं साइक्लोस्पोरिन है, जिसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोड्यूस करता है। अगला है रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई, कैल्कुलाई मतलब होता है स्टोन। तो किडनी में स्टोन बन गए, किडनी में क्या बन गए? स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। और ये स्टोन क्या होते हैं? दीज आर इनसॉल्युबल मासेस ऑफ ऑक्सलेट। दो जगह मेनली स्टोन बनते हैं, एक गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, दूसरा किडनी स्टोन। लास्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वैसे डाउट होता नहीं मेरे पढ़ाने के बाद में, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और दो सिस्टम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। तीन सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दो सिस्टम कौन से बताए? मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के लिए वो मसल थोड़ा सा, जो चैप्टर 7 में आपको दिया गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। वैसे नई एनसीईआरटी में तो डिलीट कर दिया गया है, ठीक, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा उसको। और स्केलेटल सिस्टम में हम लोग मेनली बोन के बारे में बात करेंगे, जॉइंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करेंगे। क्लियर? तो अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर बने और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।